Hello students, myself Naveed Ahmed. I'm here to teach you biology for grade 12. You know that आज का टॉपिक बहुत ही conceptual है, that is transcription process. अब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में हमने बहुत सी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को डिस्कस करना है. वैसे तो आपकी बुक पे ये एक थॉरली एक पूरा पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम डिफरेंट हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में डिवाइड करते हैं ताकि हमें अच्छी तरीके से समझ आ सके और इसे हम अच्छे तरीके से पेपर में लिख सकें. तो इन तमाम को समझने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ. जी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी द ट्रांसक्रिप्शन. देखिए स्टूडेंट्स, अब ट्रांसक्रिप्शन आप जानते हैं कि जो सेंट्रल डॉग्मा है उसका पहला स्टेप है, यानी कि सेंट्रल डॉग्मा जिसमें हमने कहा था कि एक ऐसे है कि इसमें दो स्टेप्स शामिल थे. पहला ये था कि डीएनए से हमने बनाना है आरएनए. दूसरा ये है कि आरएनए से आगे क्या बनेगी, प्रोटीन. ये दो स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं. एक यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा स्टेप जो है वो ट्रांसलेशन है. ट्रांसलेशन ये हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया था. अब सेंट्रल डॉग्मा में जो पहला स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन, ये हम स्टडी करेंगे. ट्रांसक्रिप्शन, दिस इज आवर मेन टॉपिक. स्टूडेंट एक बात नोट कीजिएगा, ट्रांसक्रिप्शन में हमने डीएनए से ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए जो है वो बनाने होते हैं. ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए जो है वो इससे सिंथेसाइज करने हैं. इधर इट इज राइबोसोमल आरएनए, इधर इट इज मैसेंजर आरएनए, इधर इट इज ट्रांसफर आरएनए. ट्रांसक्रिप्शन में तमाम टाइप्स के आरएनए जो हैं वो सिंथेसाइज किए जाएंगे और ये सेंट्रल डॉग्मा का पहला स्टेप कंसीडर होता है. देखें, अब हम ये बात तो जानते हैं कि जो जीन है, जीन इसका जो स्टार्ट है, स्टार्टिंग पॉइंट एक रीजन होता है प्रमोटर. स्टार्टिंग पॉइंट पे एक रीजन है प्रमोटर, जबकि इसके एंड पे एक रीजन मौजूद है दैट इज नोन एज टर्मिनेटर. यानी कि एक जीन का स्टार्ट है और एक जीन का एंड है. ये जो जीन का स्टार्ट है प्रमोटर, इसके अंदर बाइंडिंग साइट्स मौजूद होती हैं. इसके अंदर क्या मौजूद होती हैं, बाइंडिंग साइट, यानी कि दैट कंटेन बाइंडिंग. इन बाइंडिंग साइट्स पे अटैच क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज. यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं इन बाइंडिंग साइट के साथ जो अटैचमेंट होती है दैट इज ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, जो इसके साथ बाइंड करेगा. अब पहले जरा हम आरएनए पॉलीमरेज की कहानी देख लेते हैं. देखिए स्टूडेंट, जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज यानी कि ये डीएनए से आरएनए बनाने में इन्वॉल्व होता है. इसकी हम ऐसे कह सकते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, यानी कि जो प्रोकैरियोट्स हैं इनके अंदर ओनली वन टाइप एग्जिस्ट करती है, वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एग्जिस्टिंग. जबकि जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स में इट इज ऑफ थ्री टाइप्स. कितनी टाइप्स का मौजूद होता है, थ्री टाइप्स का मौजूद होता है. अब ये जो वन टाइप है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए. ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए जो है वो इसी से बनेंगे. ऑल टाइप्स में हम बात कर सकते हैं इधर इट इज द टाइप ऑफ राइबोसोमल आरएनए, इधर इट इज टाइप ऑफ ट्रांसफर आरएनए, इधर इट इज टाइप ऑफ मैसेंजर आरएनए. कोई भी आरएनए है वो जस्ट ओनली एक टाइप है हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज की जिससे हम बना सकते हैं. बट इफ वी टॉक अबाउट द यूकैरियोट्स,
अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो इसके अंदर 3 टाइप्स हैं। वो 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं? दीज आर RNA polymerase 1, RNA polymerase 1, इसी तरह से RNA polymerase 2, polymerase 2, same as it is RNA polymerase 3, polymerase 3 इसमें एग्जिस्ट करती है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो RNA polymerase 1 है, that is responsible for the synthesis of ribosomal RNA, जबकि RNA polymerase 2 जो है that is responsible for synthesis of messenger RNA, जबकि RNA polymerase 3 जो है that is responsible for transfer RNA। ये आप ऐसे याद रख सकते हैं जैसे कि हम एक लफ्ज़ रिमोट होता है, रिमोट, जस्ट टू मेमोराइज, दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर बुक। इसमें हम ऐसे कह सकते हैं कि सबसे पहला जो है वो राइबोसोमल, दूसरा मैसेंजर, तीसरा जो है वो रिमोट से ट्रांसफ़र आरएनए बनाने में इन्वॉल्व है। तो प्रोकैरियोट्स में तो एक ही टाइप है, लेकिन वैरायटी किस में मौजूद होती है? यूकैरियोट्स में मौजूद होती है। अब इसमें एग्जाम्पल में एमसीक्यू में ये ऐसे भी आ सकता है कि इन अ बैक्टीरिया if you wanted to synthesize the transfer RNA, what type of RNA या which type of RNA polymerase is being utilized? तो बैक्टीरिया के अंदर अगर हम बात करें तो वो तो एक ही RNA polymerase, there is no further types. So if you talk about the plants, then it can be of this RNA polymerase 3 है, तो certain types के MCQs हैं वो इसको लेकर आ सकते हैं। This one is just to memorize, it's not the part of your book. ओके अच्छा, ये हमने बात की आरएनए पॉलीमरेज की। ये आरएनए पॉलीमरेज करता क्या है? डीएनए को यूटिलाइज करके क्या बनाता है? आरएनए बनाता है। अब बात करते हैं बाइंडिंग साइट्स की। देखिए स्टूडेंट्स, जो बाइंडिंग साइट्स हैं दिस आल्सो वेरी इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। अब ये जो बाइंडिंग साइट्स हैं, बाइंडिंग साइट्स ये किस में मौजूद होंगी? प्रोमोटर में मौजूद होंगी। किस में? प्रोमोटर में मौजूद है। अब आप ये बात जानते हैं, प्रोमोटर जो है दैट इज द पार्ट ऑफ अपस्ट्रीम सीक्वेंस, और अपस्ट्रीम सीक्वेंस जो है ये किस में होती है? नेगेटिव हम इसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज द डिफरेंस इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। और यहाँ पे हम ये बात भी कर लेते हैं कि जो बाइंडिंग साइट्स हैं दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। ये कितनी टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की बाइंडिंग साइट्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। कौन कौन सी? यहाँ पे देखिए, एक है TTGACA, TTGACA, और एक है TAT dot. There is 2 binding sites are present in DNA, लेकिन इनकी जो लोकेशन है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। लेट्स सपोज अगर हम बात करें पहले वाले की, ये -35 -10, ये हम कहते हैं -75 -25। व्हाट इज इट? इट मीन टू से कि ये जो सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही है दैट सीक्वेंस इज इन प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोट्स में है, जबकि ये वाली जो सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही है दैट इज इन यूकैरियोट्स, ये यूकैरियोट्स में मौजूद होती है। यहाँ पे हमने यानी कि इनको डिफ्रेंशिएट कर दिया, सेपरेशन कर दिया इनकी, इस तरह से कि ये जो सीक्वेंस होती है, ये वाली सीक्वेंस, ये प्रोकैरियोट्स में -35 पे है, लेकिन यूकैरियोट्स में -75 पे है, जबकि ये सीक्वेंस जो है, ये बाइंडिंग साइट जो है, ये प्रोकैरियोट्स में -10 पे है, जबकि यूकैरियोट्स में ये -25 पे है। इफ़ यू रिमेंबर द वन थिंग,
ये जीन स्टार्ट होने से पहले प्रमोटर में, और प्रमोटर किस में मौजूद होता है, अपस्ट्रीम में होता है, और अपस्ट्रीम को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट टू मेमोराइज दैट थिंग कि ये उससे जीन स्टार्ट होने से पहले मौजूद होती है। I hope you have understood that what is the minus is representing here। ये जो नेगेटिव है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम एज इट इज, एक बात और याद रखिएगा कि ये जो बाइंडिंग साइट है दैट इज फॉर आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज के लिए है। एक सिंपल सी बात आपको ये कहूँ कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होना है या आपने एक दौड़ लगानी है, तो क्या आप उस लाइन के अगली तरफ खड़े होंगे, फ्रंट पे, या उसके बैक साइड पे? जाहिर सी बात है उस लाइन से बैक साइड पे खड़े होंगे ताकि आप रेस में उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। सेम एज इट इज, जब हमने जीन कॉपी करनी है तो वो जो जीन की बाउंड्री है उससे पहले एंजाइम को बाइंड करेंगे ताकि वो एंजाइम को बाइंड करने के बाद उसके साथ आगे रन हो सके, उसके साथ चल सके। देखिए नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। देखिए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है उसको हमने सेम है तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस ही, लेकिन हमने इसे अपनी आसानी के लिए डिवाइड किया है डिफरेंट सेगमेंट्स में, जिनमें सबसे पहला सेगमेंट क्या है, इनिशिएशन यानी कि स्टार्ट। फिर दूसरा सेगमेंट क्या है, पॉलीमराइजेशन। इस पॉलीमराइजेशन को हम एक्सटेंशन भी कह सकते हैं, एक्सटेंशन। तीसरा स्टेप जो है वो इसकी टर्मिनेशन है, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन के बाद लास्ट स्टेप जो है वो है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। अब ये प्रोसेस कैसे है, किस तरह से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, और इसमें हमने पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट, तीसरा स्टेप जो है, चौथा स्टेप जो है, किन के अंदर होता है, किस तरह से होता है, इसको देखने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की बात कर रहे थे। जब हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को फर्दर डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड किया तो उनमें सबसे पहला स्टेप जो था दैट वाज इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब ये है कि हमने उसको स्टार्ट कैसे किया है, इनिशिएशन। अब देखिए इनिशिएशन हमारे पास यहाँ पे मौजूद था एक डीएनए मॉलिक्यूल, ये एक डीएनए मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है। इसमें एक एंड 3 प्राइम, दूसरा एंड 5 प्राइम, ठीक है। 3 प्राइम जो है उसका दूसरा एंड 5 प्राइम होगा और ये 3 प्राइम होगा, यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स जो हैं वो इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब ये जो स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल हैं इनके दरमियान में एक जगह पे जीन है। ये जो जीन मौजूद है उसको पहले जो लोकेट करेगा, यानी कि वहाँ पे प्रोमोटर रीजन, प्रोमोटर रीजन के अंदर बाइंडिंग साइट्स हैं, वहाँ पे आके एंजाइम अटैच होगा जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। अभी हमने पढ़ा था इसकी 3 टाइप्स होती हैं। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आके बाइंड करेगा तो इट्स ओपन, ये ट्रांसक्रिप्शन बबल बना देगा। ट्रांसक्रिप्शन बबल कैसे बनेगी कि एक साइड पे तो ये ऐसे था, नाउ इसके जो पार्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह से, ये इस तरह से। जब ये पार्ट्स ओपन हो जाएंगे दैट ओपनिंग इज ड्यू टू एन एंजाइम एंड दैट एंजाइम जो यहाँ पे बाइंड किया है उस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। ये जो एंजाइम यहाँ पे बाइंड कर रहे हैं इसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज, इसने बाइंड किया है। जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर गया, इसमें ये बबल ओपन हो गया, तो 2 स्ट्रैंड्स नजर आ रहे हैं। एक स्ट्रैंड ऊपर की तरफ है और एक स्ट्रैंड नीचे की तरफ है। जो ऊपर की तरफ स्ट्रैंड है दैट इज नॉन एज कोडिंग स्ट्रैंड, इसी को हम सेंस स्ट्रैंड के नाम से भी मेंशन करते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड और सेंस स्ट्रैंड। आप ऐसे कह सकते हैं दैट कंटेन्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद होती है।
वो वांट टू मेक लाइक दिस एंजाइम दिस स्ट्रैंड, हम इस स्ट्रैंड की कॉपी बनाना चाहते हैं। देखिए, इफ यू वाना टू मेक द कॉपी ऑफ दैट स्ट्रैंड, बिल्कुल इसी तरह का बनाना चाहते हैं, देन यू विल हैव टू टेक कंप्लीमेंट्री या टेम्पलेट टू अदर स्ट्रैंड। तो इसको एज अ टेम्पलेट के तौर पर आपको लेना पड़ेगा। इसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कह सकते हैं, इसको हम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी कह सकते हैं, नॉन कोडिंग, या फिर हम इसको एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कह सकते हैं, एंटी सेंस स्ट्रैंड, जो कि एज अ मॉडल के तौर पे यूटिलाइज होगा। इसमें ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, अगर हम इसके कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएं, दैट विल बी द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दैट कोडिंग स्ट्रैंड। इस कोडिंग स्ट्रैंड की एग्जैक्ट कॉपी होगी। एक बात और याद रखनी है आपने, यहां पे ये जो स्ट्रैंड इस तरह से मूव कर रहा है, दिस वन, इट शुड बी 3 प्राइम एंड, इससे 3 प्राइम एंड होना चाहिए। दूसरा स्ट्रैंड तो ऑटोमेटिकली 5 प्राइम एंड है। इस तरफ अगर हम देखें तो ये स्ट्रैंड जो 5 प्राइम एंड है, ये इस तरफ आकर क्या बनाएगा, 3 प्राइम एंड, और ये वाला जो है वो 5 प्राइम एंड होगा। एक तरफ डीएनए अनवाइंड करता जाएगा और एक तरफ वाइंडिंग होती जाएगी। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें डीएनए जो है वो अनवाइंड होगा, डीएनए इस तरफ क्या होगा, अनवाइंड, और यहाँ पे यानी कि हम कहते हैं कि अनवाइंडिंग होगी, और यहाँ पे क्या होगी, वाइंडिंग होगी, इसकी वाइंडिंग। आप इस सेंस में कह सकते हैं कि यहाँ पे ये अल्फा हेलिक्स शेप दोबारा बनती जाएगी और यहाँ पे अल्फा हेलिक्स शेप ओपन अप होती जाएगी। तो ये हमने वाइंडिंग अनवाइंडिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो लिया है। द रीजन बिहाइंड इज दिस कि ये जो एंजाइम है, दिस एंजाइम विल मूव टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। इसकी जो डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस है, दैट विल ऑलवेज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस, यानी कि इसकी जो सिंथेसिस डायरेक्शन है, सिंथेसिस डायरेक्शन दैट इज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ये हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनाएगा। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आरएनए डेवलप होगा, दैट इज विद द हेल्प ऑफ, उसका जो हेड होगा वो 5 प्राइम होगा और उसकी जो टेल होगी वो कौन सी होगी, वो 3 प्राइम टेल होगी। देखिए स्टूडेंट, अभी तक इनिशिएशन नहीं हुई, क्यों? क्योंकि जो करेक्ट इनिशिएशन है दैट इज ड्यू टू द सिग्मा फैक्टर, यानी कि पहले जो बाइंड करेगा वो क्या बाइंड करेगा, इसमें पहले सिग्मा फैक्टर बाइंड करेगा और फिर सिग्मा फैक्टर जो है ये क्या करेगा, लोकेट एंड बाइंड टू द बाइंडिंग साइट, लोकेट, ये लोकेट करेगा एंड बाइंड करेगा किस चीज को, बाइंडिंग साइट को। तो पहले तो ये काम करेगा, जैसे ही बाइंडिंग साइट जो है वो लोकेट हो जाएगी, उसके साथ बाइंड करेगा, देन कोर एंजाइम विल कम, फिर कौन सा एंजाइम आएगा, कोर एंजाइम विल कम, एंड दैट कोर एंजाइम जो है ये आकर क्या करेगा, बाइंड करेगा, और उस वक्त हम कहते हैं जो सिग्मा फैक्टर है दैट इज गोइंग टू बी रिलीज्ड, सिग्मा फैक्टर क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। ये सिग्मा फैक्टर और कोर एंजाइम्स आर द पार्ट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज का हिस्सा है। सो ये आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएशन में यहाँ पर आकर पहले उसका सिग्मा फैक्टर बाइंड करेगा, सिग्मा फैक्टर जब बाइंड कर जाएगा तो उसको रिमूव, जैसे ही सिग्मा फैक्टर उसको लोकेट करेगा, प्रमोटर को बाइंडिंग साइट को आके बाइंड करेगा, उसके बाद फिर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया सिग्मा फैक्टर विल रिमूव, यानी कि यहाँ पे ये जो हमारे पास पार्ट है जो इसमें 3 प्राइम सीक्वेंस में मौजूद है, देयर इज़ अ प्रमोटर, यहाँ पे हम कहें तो ये एक टर्मिनेटर मौजूद है। तो प्रमोटर में फर्स्ट जो है वो कौन आकर बाइंड करेगा,
सिग्मा फैक्टर आकर बाइंड करेगा, और जब फिर मेन कोर एंजाइम आकर बाइंड करेगा तो सिग्मा फैक्टर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, और कोर एंजाइम बाइंड कर गया। बाइंड करने से ट्रांसक्रिप्शन बबल बनेगा, और इस ट्रांसक्रिप्शन बबल के अंदर देखा जाए तो एक स्ट्रैंड जो है वो कोडिंग स्ट्रैंड है, एंड द अदर स्ट्रैंड इज नॉन एज नॉन कोडिंग एंटीसेंस या टेम्पलेट स्ट्रैंड के तौर पे कहेंगे। अब यहाँ पे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो चुकी है। जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो चुकी है तो अगला प्रोसेस कौन सा होगा, यानी कि इसके जो सेकंड स्टेप हम फॉलो करेंगे, दैट सेकंड स्टेप इज पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन, ठीक है। इस पॉलीमराइजेशन को हमने एक्सटेंशन का भी नाम दिया था, एक्सटेंशन। अब देखिए स्टूडेंट, पॉलीमराइजेशन एक्सटेंशन में मैसेंजर आरएनए, लेट्स सपोज हम यहाँ पे मैसेंजर आरएनए जो है ये सिंथेसाइज्ड होगा, सिंथेसाइज्ड, ठीक है, सिंथेसिस हो गए इसके। अब देखिए यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया था, इसमें यहाँ पे मौजूद है एक मैसेंजर आरएनए बनना स्टार्ट करेगा इस तरह से। अब जैसे जैसे ये आगे मूव करेगा, ये वाला एंड जो होगा वो कौन सा होगा, 3 प्राइम, जबकि ये वाला जो एंड होगा ये कौन सा है, 5 प्राइम। ये 5 प्राइम एंजाइम मैसेंजर आरएनए जो है वो इससे बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। मैसेंजर आरएनए इससे बाहर प्रोट्रूड होगा। प्रोट्रूड हम कहते हैं बाहर की तरफ एक्सटेंड होगा, प्रोट्रूजन होगी, और ये जो है इसका क्या कहलाएगा, हेड, जबकि इसका जो दूसरा हिस्सा है वो कौन सा होगा, वो टेल होगी। किस चीज़ की, मैसेंजर आरएनए के जो यहाँ से प्रोट्रूड हो रहा है, किससे, किससे, आरएनए पॉलीमरेज से ये प्रोट्रूजन हो रही है ऐसे से। जैसे जैसे ये आगे मूव करता जाएगा, मैसेंजर आरएनए यहाँ पे निकलता जाएगा और एंजाइम आगे मूव करता जाएगा, उस वक्त तक करेगा जब तक इसके टर्मिनेशन यानी कि स्टॉप सिग्नल नहीं आ जाते। अब यहाँ पे हमने कहा कि मैसेंजर आरएनए इज गोइंग टू बी सिंथेसाइज्ड, और इसकी डायरेक्शन जो सिंथेसिस की है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, और जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये आगे आगे क्या होता जाएगा, मूव करता जाएगा, ट्रांसलोकेट करता जाएगा टूवर्ड्स द एंड ऑफ द जीन, एंड ऑफ द जीन की तरफ। किसकी तरफ जाएगा, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स एंड ऑफ द जीन, जीन की तरफ आगे मूव करता जाएगा। और व्हेन एंड ऑफ द जीन रीच्ड, उस वक्त जो स्टॉप सिग्नल मिलेंगे दैट इज नोन एज टर्मिनेशन। उस वक्त हमसे क्या नाम देंगे, टर्मिनेशन का नाम देंगे। अब देखिए, यानी कि इस पॉलीमराइजेशन एक्सटेंशन जो है अनटिल दैट स्टॉप सिग्नल विल रीच, तो इसके नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो फॉलोड होगा, नेक्स्ट स्टेप की हम बात करें तो दैट इज द टर्मिनेशन। ये हमारे पास टर्मिनेशन कंसीडर किया जाएगा, टर्मिनेशन, ठीक है। अब देखिए टर्मिनेशन में हम कहते हैं स्टॉप सिग्नल जो है वो आएंगे, स्टॉप सिग्नल विल अपीयर। स्टॉप सिग्नल यानी कि ये जो टर्मिनेटेड सिग्नल है वो कौन कौन से हैं, टर्मिनेटेड सिग्नल जो होंगे उसमें हमारे पास शामिल है जीसी बेस पेयर, बिल्कुल सिंपल सा हम कहते हैं, सिंपल से जो है ये जीसी बेस पेयर्स followed by AT बेस पेयर्स, यानी कि पहले GT बेस पेयर्स हैं, GC बेस पेयर्स, और उनके बाद कौन से आएंगे, AT बेस पेयर्स आएंगे एट द एंड। और एंड के ऊपर हम देखें तो देयर इज 4 और मोर, 4 या इससे ज्यादा यूनिक्लोटाइड जो हैं वो मौजूद होंगे, यूनिक्लोटाइड्स जो हैं वो मौजूद होंगे। यानी कि इसमें एक बात फॉलो करने वाली है, ये बात फॉलो करने वाली है कि इसमें जो बेस पेयर्स आते हैं वो कौन से हैं, जीसी बेस पेयर्स, फिर कौन से आते हैं, एटी बेस पेयर्स, इनके एंड पे कौन से आते हैं, यूनिक्लोटाइड्स, ठीक है, यूनिक्लोटाइड्स आएंगे। दीज आर द स्टॉप सिग्नल्स। अब ऐसे कह सकते हैं कि ये टर्मिनेशन के लिए हैं, स्टॉप करने के लिए हैं, उसके रिलीज करवाने के लिए हैं इस मैसेंजर आरएनए को, और इनकी वजह से
पहले जो यहाँ पे GC बेस पेयर्स बनेंगे, उसके बाद AT बेस पेयर्स हैं, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग आपस में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे GC, और यहाँ पे एक लूप बन जाएगा जिसको हम GC हेयर पिन के नाम से मेंशन करते हैं। GC हेयर पिन लूप या फिर GC लूप भी कह सकते हैं, GC हेयर पिन लूप, एंड दैट विल कॉज release of मैसेंजर RNA। ये मैसेंजर RNA को रिलीज करेगा कहाँ से? फ्रॉम RNA पॉलीमरेज, इस RNA पॉलीमरेज से। यानी कि अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ ना, इसको यहाँ पे एक्सटेंड करूँ तो ये ऐसे होगा कि जैसे ये आगे आगे की तरफ मूव कर रहे हैं एंड पे, यानी कि यहाँ पे GC बेस पेयर्स आएंगे, उसके बाद AT बेस पेयर्स आ जाएंगे। तो उन GC बेस पेयर्स, AT बेस पेयर्स की वजह से यहाँ पे एक लूप बन जाएगा। जैसे कि ये एक लूप बना, यहाँ पे इसकी बात करूँ तो ये ऐसे एक लूप बनता है, ऐसे। आप जानते हैं ना कि वो एक ब्लैक कलर की हेयर पिन होती थी जिसकी शेप कुछ ऐसे होती थी, तो इसलिए इसे हेयर पिन के नाम से मेंशन कर दिया गया। एक साइड पे ग्वानिन है, दूसरी साइड पे साइटिडीन है, इस तरह से इनके आपस में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये आपस में लिंकेज हो। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने कहा कि AT बेस पेयर्स हैं और AT बेस पेयर्स हैं, तो इसके अगेंस्ट जो होगा वो क्या होगा? UA और इनके दरमियान में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सो इट विल प्रोट्रूड, जैसे ये यहाँ पे लूप बन जाएगा, ये GC हेयर पिन बनेगी, ये फोर्स एक्सर्ट करेगी एंड दैट विल एक्सटेंड फ्रॉम इट, ये इससे एक्सटेंड हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो ऐसे जैसे कि एक मशीन है, इस तरह से वो मशीन आगे आगे मूव कर रही है, उसमें से एक धागा सा निकल रहा है, या उसे हम कह सकते हैं चीज़ बाहर निकल रही है। अब वो आगे आगे मूव कर रही है, वो जो धागा से है वो उसके अंदर उसके साथ यानी कि बॉन्डिंग बनी हुई है। अब वो धागा जब बहुत ज़्यादा सा हो जाएगा, एक गुच्छा सा बन जाएगा, जैसे कि यहाँ पे GC हेयर पिन बना, वो जो गुच्छा सा है उस पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे एंड इट विल प्रोट्रूड फ्रॉम, उससे बाहर की तरफ ऐसे खींचा जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो RNA पॉलीमरेज जो है ये इस मैसेंजर RNA को क्या कर देगा? रिलीज कर देगा, जिसका एक एंड 5 प्राइम है और दूसरा एंड जो होगा वो इसका क्या होगा? 3 प्राइम एंड होगा। सो यहाँ पे अगर ये कहा जाए कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, तो उसमें 3 बेसिक चीज़ें हैं। सबसे पहला हमने कहा इसमें इनिशिएशन होता है, दूसरा स्टेप हमने कहा कि इसमें पॉलीमराइजेशन एक्सटेंशन है, जबकि तीसरा स्टेप जो इसमें मौजूद है दैट इज़ टर्मिनेशन, और चौथा स्टेप जो इसमें होगा दैट इज़ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। अब ये जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है, इसको समझने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, और इस लॉन्ग क्वेश्चंस को जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो कौन सी हेडिंग्स के साथ अटेम्प्ट किया जा सकता है? देखिए, इसमें सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि ये ट्रांसक्रिप्शन जो है वो है क्या, किसका स्टेप है। इंट्रोडक्शन देने के बाद आप इसमें स्ट्रैंड्स के मुतालिक बता सकते हैं कि कौन कौन से इसमें स्ट्रैंड्स बनते हैं, जैसे आपने वो कोडिंग, नॉन कोडिंग या सेंस एंटीसेंस स्ट्रैंड्स के नाम से मेंशन किया। फिर आप इसमें RNA पॉलीमरेज एंजाइम्स के मुतालिक बता दें कि ये इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, क्या हैं, किस तरह से हैं, प्रोकैरियोट्स में कितनी हैं, यूकैरियोट्स में कितनी हैं। और उसके बाद फिर आप उसमें मेंशन करें बाइंडिंग साइट्स जो हैं वो कौन सी हैं। बाइंडिंग साइट्स आपने मेंशन की कि ये TTGACA और TATAAT है। और उसके बाद फिर आपने ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करना है। और जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है इसमें हमने मेनली 3 स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस किया है, यानी कि इसकी सब हेडिंग्स आ जाएंगी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की। और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में जो हमने सब हेडिंग्स डिस्कस की हैं, दीज आर सबसे पहले इनिशिएशन को डिस्कस किया, फिर हमने इसमें इलोंगेशन या फिर हम इसी को पॉलीमराइजेशन के नाम से भी, एक्सटेंशन के नाम से भी मेंशन करते हैं, पॉलीमराइजेशन कह सकते हैं। और थर्ड जो इसमें कंपोनेंट पढ़ा हमने टर्मिनेशन या फिर एंड भी कह सकते हैं, ये इसमें आता है। अब एक और स्टेप है जो आप लिखेंगे
दैट इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। अब ये जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है ये भी हमने मेंशन करनी है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। इन हेडिंग्स के साथ आप इस टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं, आप एज लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इनमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, MCQs भी मल्टीपल बन सकते हैं, बट फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद इट, इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल का मतलब ये है आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद, यानी कि हम ऐसा कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल का मतलब ये है कि आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम उसमें सर्टेन चेंजेस लाते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मैसेंजर न्यूली मैसेंजर आरएनए है, न्यूली मैसेंजर आरएनए जो अभी अभी बना होता है, इसको हम इमेच्योर मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं, यानी कि दैट मैसेंजर आरएनए इज इमेच्योर मैसेंजर आरएनए, यह भी इमेच्योर होता है। इसमें फिर हम क्या करते हैं चेंजेस, और ये चेंजेस जो हैं ये इसकी मॉडिफिकेशन है, और ये फिर एक प्योरली मैसेंजर आरएनए बन जाता है। एंड दैट मैसेंजर आरएनए जो होता है वो मैच्योर मैसेंजर आरएनए कंसीडर किया जाता है, जिसको हम प्रोटीन बनाने के लिए यूटिलाइज करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, एक बात ज़रूर समझेंगे कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन जो है ये, यानी कि ये जो मॉडिफिकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, ये मॉडिफिकेशन ओनली प्रोकैरियोट्स में नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में होती है। देयर इज नो इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में नहीं होती, जबकि इट विल अकर ओनली इन यूकैरियोट्स। ये सिर्फ और सिर्फ किस में है, ओनली इन यूकैरियोट्स, ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में है, ओनली इन यूकैरियोट्स। अब question is that कि why it is not going to be occur in prokaryotes and why it is occurring in eukaryotes, what's the reason behind it, let's suppose with the help of diagram। अब देखिए there is a bacteria, इस बैक्टीरिया में ये उसका जीनोम मौजूद है, DNA मौजूद है, that is the DNA, और ये सराउंडिंग में जो रीजन मौजूद है ये सारे का सारा रीजन जो यहाँ पे मौजूद है that is साइटोप्लाज्म, ये इसका सारा रीजन जो है वो क्या है, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या मौजूद होते हैं, राइबोसोम्स एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे इसके अंदर ही राइबोसोम्स एग्जिस्ट करते हैं, और राइबोसोम से आगे क्या बननी है, प्रोटीन बननी है। यहाँ पे हुआ कुछ यूं है कि ये जो DNA है इसने की ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ से हुई ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन के नतीजतन यहाँ से एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा, एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज मैसेंजर RNA। जैसे ही वो प्रोड्यूस हुआ क्विकली इट कैन बी यूज्ड टू सिंथेसाइज द प्रोटीन, यानी कि उसी जगह पे इंस्टेंटली क्विकली आप कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं नियरली, बिल्कुल उसी के एनवायरनमेंट के करीब इसको यूटिलाइज कर लिया जाएगा, यूटिलाइज्ड टू सिंथेसाइज प्रोटीन, सिंथेसाइज प्रोटीन, सिंथेसाइज प्रोटीन, प्रोटीन बनाने के लिए उसको यूटिलाइज कर लिया जाएगा। तो इसमें तो ऐसा मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट फिर बचती ही नहीं है, क्योंकि ये अगर एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया में जहाँ पे उसको बनाया गया है उसी जगह पे साइटोप्लाज्म में उसी जगह पे उसको यूटिलाइज कर लिया गया है, किस पर्पस के लिए, फॉर टू सिंथेसाइज द प्रोटीन, प्रोटीन बनाने के लिए। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द यूकैरियोट्स, जब हम किसकी बात करते हैं, यूकैरियोट्स की बात करते हैं, तो इन यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है। कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में हो रहा होता है। ये हम लेट्स सपोज बात कर लेते हैं एक एनिमल सेल की। इफ आई टॉक अबाउट एन एनिमल सेल, ये मैं एक एनिमल सेल की बात कर रहा हूँ, तो देखिए एनिमल सेल में ये न्यूक्लियस है
और ये जो रीजन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, दिस ऑल द रीजन इज नोन एज साइटोप्लाज्म। ये इसमें जो मौजूद है ये साइटोप्लाज्म है। अब यहाँ पे इसके अंदर इनसाइड इस जगह पे डीएनए एग्जिस्ट कर रहा है। इस डीएनए से न्यूक्लियस के अंदर ही क्या प्रोड्यूस होगा, मैसेंजर आरएनए यहां से बन जाएगा। अब देखिए ये जो मैसेंजर आरएनए यहाँ पे बना है, ठीक है, मैसेंजर आरएनए इसका एक एंड कौन सा है, 5 प्राइम जो पहले सिंथेसाइज हुआ था, और दूसरा एंड कौन सा है, 3 प्राइम। अब यहां से इसको ट्रांसपोर्ट होना है न्यूक्लियस से किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। जब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसपोर्ट होना है तो रास्ते में इसको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, और वो प्रॉब्लम्स जो हैं दैट इज ड्यू टू द एंजाइम्स लाइक एसिड फॉस्फेटेजेस एंड न्यूक्लियेजेस। एंजाइम कौन से हैं, एसिड फॉस्फेटेजेस एंड न्यूक्लियेजेस। ये एंजाइम जहां पे भी डीएनए को देखते हैं उसको चॉप अप कर देते हैं, मतलब उसको क्रश कर देते हैं, आरएनए को, डीएनए को, जहां पे भी इनको नजर आता है, बिकॉज इट इज आवर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। ये हमारा एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ये एंजाइम्स ब्रेक डाउन, आप ऐसे कह सकते हैं कट कर देते हैं, ब्रेक डाउन आरएनए, या आप ऐसे कह सकते हैं डाइजेस्ट आरएनए और डीएनए। ये आरएनए या डीएनए को डाइजेस्ट कर देते हैं। अगर तो इस मैसेंजर आरएनए को वैसे ही निकालेंगे, यहां से उसको जो डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा न्यूक्लियर पोर से, तो जैसे अगर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो रास्ते में हो सकता है कि ये जो है ये उस पर अटैक करें और उसके टुकड़े कर दें। हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर इसकी मैच्योरेशन, इसके अंदर थोड़ी सी चेंज, मॉडिफिकेशन लाई है। ये मॉडिफिकेशन इसको प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम दीज एसिड फॉस्फेटेजेस एंड न्यूक्लियेजेस। ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हम कंसीडर कर सकते हैं। हाउ दिस प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म इज गोइंग टू बी डन, देखिए हमारे पास यहाँ पे एक मौजूद है मैसेंजर आरएनए, लेट्स सपोज दैट इज 3 प्राइम, और ये कौन सा है, 5 प्राइम। अब ये जो 5 प्राइम है इसके ऊपर हम ऐड करते हैं एक कैप, जिसको हम कहते हैं 7 मिथाइल GTP, यानी कि हेड के ऊपर क्या करते हैं, एक ऐड कैप जिसका नाम है 7 मिथाइल GTP, और ये जो कैप होती है दैट इज एडेड 5 प्राइम टू 5 प्राइम, ये 5 प्राइम टू 5 प्राइम ऐड की जाती है ताकि इसकी प्रोटेक्शन हो सके। और ये जो कैप है, ये जो 5 प्राइम टू 5 प्राइम ऐड की जा रही है दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन एंड दैट विल बी ऑन द हेड। और जो टेल है, यहाँ पे हम टेल की बात करें तो इस टेल पे पोली ए टेल ऐड कर देते हैं, यानी कि ये जो है एंजाइम की क्या है, टेल है, और इस टेल को हम बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देते हैं दैट इज नोन एज पोली ए टेल, ये हम ऐड करते हैं। और ये प्रॉपरली, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं 3 प्राइम के साथ ऐड होगी तो ये आगे से कौन सा है, 5 प्राइम होगा, तो इसका जो एंड होगा वो कौन सा है, 5 प्राइम होगा, जबकि यहाँ पे ये 3 प्राइम के साथ आगे जो एडिशन होगा वो 5 प्राइम पे होगा। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो इस तरफ अगर 5 प्राइम बाइंड करता है इस तरफ, तो इसका भी जो एंड होगा वो कौन सा होगा, 3 प्राइम होगा। यहाँ पे जो एंड होगा 5 प्राइम टू 5 प्राइम, तो इसका भी एंड कौन सा है, 5 प्राइम। इसको हम कहते हैं कि दैट मैसेंजर आरएनए इज मिथाइलेटेड, क्योंकि इसमें मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया गया है, एंड दैट विल प्रोटेक्ट, ये इसको जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट एसिड फॉस्फेटेजेस एंड न्यूक्लियेजेस। तो ये इसलिए हम कहते हैं कि दैट इज जस्ट एंड ओनली अकर इन यूकैरियोट्स, दैट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में इसकी प्रेजेंस नहीं होती। अगर हम ओवरऑल बात करें जो फाइनल वहाँ पे
आरएनए डेवलप हुआ है, वो आरएनए जो फाइनल डेवलप हुआ है वो इस तरह से है कि एक जिसका जो एंड 5 प्राइम था, यहाँ पे 5 प्राइम ही क्या अटैच हो गई टेल, और इसका जो ये एंड होगा वो कौन सा है 3 प्राइम। सेम एज इज यहाँ पे जो 3 प्राइम एंड था उसके साथ 5 प्राइम एंड करेगी, तो इस तरफ जो उसका एंड बनेगा वो भी क्या है 3 प्राइम। तो ये एक मैसेंजर आरएनए जो है ये कैसा हो जाएगा, मिथाइलेटेड हो जाएगा, और मिथाइलेटेड होने की वजह से ये प्रोटेक्टेड रहेगा फ्रॉम एसिड फॉस्फेटेसेस एंड न्यूक्लियसेस। और दूसरा, जब ये यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होगा तो इसके साथ में मल्टीपल प्रोटीन्स इसको ट्रांसपोर्ट करेंगी, और वो मल्टीपल प्रोटीन जो हैं वो इसको हेल्प आउट करेंगी किस में, आगे प्रॉपरली ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प आउट करती हैं। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको हर स्टेप बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा, और ये बात तो आपको बिल्कुल समझ आई होगी कि इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट MCQs मौजूद हैं। लाइक दैट, अगर ये पूछा जाए द बाइंडिंग साइट TAAT इन प्रोकैरियोट्स इज लोकेटेड एट, तो ये प्रोकैरियोट्स में इसकी पोजीशन क्या है? तो ऑप्शन में आपके पास -35, -10, -75, -25 हो, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सेम एज इट इज यही ऑप्शन हो, पूछा ये जाए कि इनमें से बाइंडिंग साइट जो यूकैरियोट्स के अंदर है वो कौन सी है, तो यूकैरियोट्स में अगर ये पूछा जाए कि जो हमारे पास है TAAT वो यूकैरियोट्स में उसकी लोकेशन क्या है, तो आप फिर भी एक MCQ बन सकते हैं। मतलब इसकी ये जो लोकेशन नंबरिंग है उसको लेके MCQ आ सकता है। फर्दर ये है कि जो RNA पॉलीमरेज के टाइप्स हैं इनको लेकर MCQ आ सकते हैं, जैसे कि which one of the following is responsible for the production of messenger RNA in eukaryotes, तो उसमें ऑप्शन आए DNA polymerase 1, DNA polymerase 2, DNA polymerase 3 या फिर DNA polymerase, तो कौन सा आंसर होगा? एक ऑप्शन आपके पास ये भी हो none of these, तो ऑप्शन बताइएगा। जी बिल्कुल, it is none of these because no one DNA polymerase involved in it, there is RNA polymerase involved in it। ज़रा याद रखिएगा, ट्रांसक्रिप्शन में RNA पॉलीमरेज इन्वॉल्व होते हैं। सो ये जो हमारे पास मैसेंजर RNA है दैट इज सिंथेसाइज्ड बाय RNA पॉलीमरेज 2। तो ये बात जहन में रखनी है कि हम थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए भी इस तरह से मैनिपुलेट किया जा सकता है। सो इससे नेक्स्ट टॉपिक जेनेटिक कोड है, और जेनेटिक कोड को समझने के लिए हमें प्रॉपर इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, और उसमें भी मल्टीपल एक्सेप्शनल यूनिवर्सैलिटी मौजूद होती है। तो उसको समझने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर तक चलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।